नमस्कार और स्वागत। आप जुड़ चुके हैं जोधपुर पत्रिका के फेसबुक पेज पर और इस वक्त हम पत्रिका 40 अंडर 40 जो पावर लिस्ट जारी हुई है उसकी जो पावरफुल वुमेन्स हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ है पेशेवर डॉक्टर शिवानी मंडा, लेकिन इस लिस्ट में वो क्यों है? क्योंकि वो एक कला की बहुत अच्छी जानकार हैं और टाइपोग्राफी के जरिए वो पूरी देश और दुनिया में अपना नाम कर रही हैं। शिवानी जी से बातचीत करेंगे, उनके पूरे सफ़र को जानेंगे और यूथ के लिए उनका क्या संदेश है उसको भी सुनेंगे। चलिए चलते हैं सीधा शिवानी जी की तरफ। शिवानी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप पत्रिका की जो पावर लिस्ट है उसमें सेलेक्ट हुए, उसके लिए भी बधाई। इस सामाजिक सरोकार को, पत्रिका की इस पहल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पूरे पत्रिका समूह को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज से बहुत सारे लोगों को चुना। पूरा जो राष्ट्रीय स्तर की जूरी थी उन्होंने पूरा डिटेल सब लोगों के बारे में देखा और उनमें से उन्हें चुना और उन्हें एक मंच दिया कि वो जो जिस काम पे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे वो एक अच्छी पहचान दिला सकते हैं। तो जैसे कि कला के क्षेत्र हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, पत्रिका ने सभी जो है मतलब सभी विजेताओं को चुना और उनको एक मंच दिया कि वो अपनी बात सबके सामने रख सकें। जी, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो अब तक का जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जैसे कला के क्षेत्र में ऐसे तो मैं बचपन से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कला में रुचि थी और मैंने काम किया काफ़ी। लेकिन उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी उस टाइम पे मैं अपनी कला को थोड़ा और डेवलप करना चाहती थी, उसे एक दिशा देना चाहती थी कि मैं उसे एक अच्छे कॉज पे यूज़ कर सकूं। तो उसके लिए मैंने स्केच फॉर स्ट्रे कैंपेन शुरू किया था जिसमें हमने जो भी डोनेशन आया था वो हमने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए मतलब दिया था। तो उसमें ये था कि मैं पेंसिल स्केचेस बनाया करती थी इंटर्नशिप टाइम पे और हमने लगभग मैंने सोलो 2 कैंपेन्स किए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिशनल आर्ट पे मेरी रुचि बढ़ी और मेरे को ये था कि मेरे को कला को एक अच्छी दिशा देनी है लेकिन अपनी संस्कृति को उससे जोड़े रखना है। तो उसके लिए मैंने जैसे तेजा जी की फड़ पेंटिंग का कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसमें ये था कि जैसे हम लोक देवताओं को मतलब जैसे खरनाल जो मंदिर है उसके लिए मैंने एक पेंटिंग बनाई थी। तो वो एक सिंपल लाइन डायग्राम के अंदर खादी के कपड़े में बनाई गई थी और उसमें तेजा जी की पूरी जीवन गाथा को दिखाया गया था ताकि जो है मतलब कोई भी जिसे पूरी कहानी नहीं भी पता हो वो थोड़े से उस चित्र के थ्रू भी उसको देख के समझ सकते हैं। तो वो खरनाल मंदिर के लिए बनाई गई थी और फिर धीरे धीरे जो है मैंने टाइपोग्राफी आर्ट को डेवलप करने की कोशिश की और उसी के लिए मैंने जैसे राम दरबार, राम मंदिर और हनुमान जी की पेंटिंग्स उसके थ्रू बनाई गई थी। जैसे कि आपने कहा जो शुरुआत हुई स्केच फॉर स्ट्रे, ये एक बहुत यूनिक कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट के बारे में सुनिए कि ये क्या है, थोड़ा सा इस पे हमारे दर्शकों को। जैसे मुझे बचपन से ही जो है मतलब पशुओं से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और मैं हमेशा से उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। तो शुरू में जैसे हम उनकी देखभाल, उनको खाना खिलाना वो सब किया करते थे, लेकिन वो काम मैं कर रही थी और मैं कुछ और ज़्यादा जैसे मेरे थ्रू मैं और ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहती थी उसके लिए। तो स्केच फॉर स्ट्रे कैंपेन एक सिंपल मतलब एक छोटी सी मेरी तरफ से एक पहल थी कि जैसे किसी को अगर कोई पेंटिंग या स्केच बनवाना होता था तो उसका जो भी फंड आता था मैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए रखती थी और जब हम उनको हैंड ओवर करते थे तब मैं उन्हें बताया करती थी कि ये फंड हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। और उनको भी करते थे कि अगर आप जैसे खाना नहीं खिला सकते, आप एटलीस्ट अगर कोई बीमार दिखे तो आप उनकी हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी जैसे जिनके लिए भी हमने स्केचेस बनाए थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने और अच्छा इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने भी स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग का ट्रीटमेंट के लिए काम करना शुरू किया। तो उस कैंपेन का मेन जो एम था वो हमारा एज इन डोनेशन फंड से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ना था और वो काफ़ी अच्छे से हो पाया था। ये राम नाम लेखन के प्रति जो आपका एक लगाव है, क्या बचपन से ही आपको इस तरह का माहौल मिला था या क्या कोई टर्निंग पॉइंट रहा आपके जीवन में कि आपने इस तरफ अपना रुख कर लिया? जैसे कि हम लोग राम स्नेही हैं तो शुरू से ही जो है रामद्वारा में और जब भी जाया करते थे तो वहाँ दीवारों पे हर जगह हमने राम राम लिखा देखा और वहाँ मतलब जो है राम राम का जाप चलता रहता था। तो वो एक छवि हमारे मन में थी शुरू से ही। फिर जब मेरे को ये था कि जब मैं थोड़ा कला पे अच्छी हुई तो मैं चाहती थी कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर सकूं जो मंदिर के अगर मान लो मुख्य मंदिर तक पहुँचे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसके लिए ये था कि अगर मैं रामद्वारा के लिए कुछ बनाना चाहती थी तो वो था कि वो उस चीज़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए और हम जब सिर्फ राम शब्द ही वहाँ जाप करते तो उसी से कुछ मुझे ऐसा बनाना था जो मंदिर के लिए लगे कि हाँ ये मंदिर के लायक है, कि उस मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ लगे वो। तो मैंने शुरू में सिंपल जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स पे बनाना शुरू किया था जिसमें कि सिंपल बॉल पेन से मैं लिखा करती थी और उसकी
पहली पेंटिंग जो है वो जो है रामोला रामद्वारा के अंदर दी गई थी, तो वो वहाँ सबको बहुत पसंद आई थी और वो मुख्य मंदिर में रखी गई। फिर थोड़े दिनों बाद जब मैं वापस गई तो महाराज ने वापस बताया कि वो बच्चों को और दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा भी कुछ बनाया जा सकता है। तब तक टाइपोग्राफी का इतना कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था, पर मैंने कहा कि अगर ये इतना अच्छा हुआ तो अपन इसको और ज़्यादा डिटेल्ड आर्ट के थ्रू ले जा सकते हैं कि ये सिंपल एक चित्र नहीं दिखे, थोड़ा और इसमें आर्टिस्टिक पैटर्न अपन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा कलर्स यूज़ करने शुरू किए और उसमें पोर्ट्रेट को ऐड करना शुरू किया। और फिर जब बनाना ही था तो मैंने सबसे पहले राम मंदिर के लिए जो है सोचा, क्योंकि उस समय जो है राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ ही था, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था। तो सोचा कि अगर राम शब्द से ही कुछ बनाना है तो पहले राम मंदिर बनाते हैं। बिल्कुल, जो इन्होंने पहली पेंटिंग बनाई राम मंदिर की वो भी बहुत ज़बरदस्त वायरल हो गई। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं। हमें सुना है कि आपने कई दिनों तक, कई घंटों तक बैठ के उस पर मेहनत करी, कितने शब्द उसमें जो है राम शब्द लिखे गए, और वो कैसे आपको प्रेरणा देती है कि जब चीज़ वायरल हो जाती है तो कुछ एक सुखद अनुभव हमारे लिए भी रहता है। कुछ जब अपने लगता है कि हाँ, जो मेहनत हमने की है उसका कुछ फल मिल रहा है, तो एक हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जो फर्स्ट पेंटिंग थी उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं। सबसे पहले जब वो मैंने पेंटिंग शुरू की थी, जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उस दिन से मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे इसको वापस काम करना है इस पे। तो जो राम मंदिर का कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि टाइपोग्राफी जब मैं बना रही थी तो मेरे पास उसका कोई रेफरेंस पिक्चर नहीं था कि मुझे किसके जैसा लिखना है। तो उसके लिए थोड़ा हमने बिहाइंड द सीन्स मैंने काफ़ी जो है उसका वर्क किया था कि अपन कौन सा सेक्शन को कैसा बना सकते हैं। तो उसमें जैसे कि राम मंदिर का एक बेसिक ढांचा बनाने के बाद शुरू में जो है पत्थरों को एक डिज़ाइन हमको बनानी थी। तो उसके लिए जो कलर कॉम्बिनेशन है, अब चूँकि हम सेम पत्थर जैसे कलर नहीं बना सकते, तो ऑरेंज और येलो के शेड्स को मिक्स किया गया था। तो उसमें लगभग 76,100 बार राम शब्द लिखा गया था और 75 घंटे में राम मंदिर का जो है पूरा जो पोर्ट्रेट बना था। और फिर उसे जब हमने उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन भी किया था कि कैसे बनाया था, हमने उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजा और वो वहाँ से भी यूनिक टाइपोग्राफी आर्ट ऑफ राम मंदिर के टाइटल से वो वहाँ से अप्रूव हो गया था। और हमने ये भी सुना है कि जो सोशल मीडिया पर भी वो चीज़ काफ़ी वायरल हुई, उसके बाद जो है आपकी फॉलोइंग्स काफ़ी बढ़ गई और लोगों का भी इंटरेस्ट जगा इस तरह की आर्ट वर्क में। बिल्कुल। उसमें एक्चुअली ऐसा था कि जैसे जब मैंने नॉर्मल पिक्चर डाला तो किसी को पता नहीं चल रहा कि उसमें वर्ड्स हैं। तो मैं जब साथ में काम किया करती थी तो मैं दूसरी साइड छोटा फ़ोन का कैमरा ही लगा के और शूट किया करती थी क्लोज शॉट में, ताकि उन्हें दिखे कि मैं वो शब्द लिख रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस से वो पता नहीं चलेंगे। तो वो वीडियोस जो थे, और मैंने उनमें एक चीज़ रखी कि अगर हम ट्रेडिशनल आर्ट पे काम कर रहे हैं तो मैंने संस्कृत ऑडियोज़ जो हैं, श्लोक वगैरह मैं यूट्यूब से और सर्च करके उनके ऑडियोज़ मैंने रखे हुए थे, तो मैंने वो ऑडियो यूज़ किए थे। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि वो ऑडियोज़ जो हैं यूजली ट्रेंडिंग पेज पे नहीं जा पाते इतना, बट लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि वो ऑडियो भी ट्रेंडिंग पेज पे पहुँचे थे और हमारा वीडियो एक दिन के अंदर वायरल हो गया था उसका। और उसके लिए था कि लोगों को भी ये चीज़ लगी कि श्लोक उन्हें शुरू में समझ नहीं आया पर उन्हें सुनने में बहुत अच्छा लगा, तो उन्हें जब बार बार सुना तो उनको वो चीज़ धीरे धीरे समझ में भी, उनको एक इंटरेस्ट उनका जगा, तो उनको लगा कि अपन ये चीज़ भी एक अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये आपका कहना ये है कि वो एक सारी चीज़ें भगवान राम अपने आप करके चले गए और वो बहुत कुछ अच्छा होता चला गया। लेकिन जब अच्छा नहीं हो रहा था, जब शुरुआत करी थी, ऐसा नहीं कि हमें पहले ही दिन सफलता मिल जाती है। कई बार विफलताएं भी हमारे सामने आती है और कई लोग उस विफलताओं को देख करके अपनी लाइन बदल देते हैं, अपना काम बदल देते हैं। उनके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन क्या है कि विफलताओं को किस तरह से लें, और जीत का मतलब, सफलता का मतलब आपके लिए क्या है? एक तो ये होता है ना कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें कभी भी एंड रिजल्ट पता नहीं होता है। तो अगर हम शुरू से ये मान के चले कि कोई हमसे दूसरा बेहतर कर रहा है या हम हार जाएंगे, तो हम पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं। उसकी बजाय हम ये सोच सकते हैं कि अगर मान लो कि अब जैसे मैंने जब टाइपोग्राफी शुरू की तो मुझे नहीं पता था कि इसमें एंड रिजल्ट कैसे जा सकते हैं, पर मुझे था कि मुझे अपनी तरफ से पूरी मेहनत देनी है। और लोगों ने उस चीज़ को बहुत देखा भी, उसमें कोई रेस नहीं थी कि कौन जीता कौन हारा, कि भी हमें एक पेंटिंग बनानी है। और मैंने उसको एज इन वायरल करने का तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि 1000 की फॉलोइंग पे शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वीडियोज़ या कुछ भी वायरल हो पाता। तो मेरा मेन एम ये था कि मुझे आर्ट बनानी है और वो बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर उसे देखे तो उसे लगे कि हाँ, हमने इतने घंटे इस पर दिए हैं और ये इतना टाइम देने लायक चीज़ बनी है। तो अगर हम कोई भी चीज़ पर अगर पूरी मेहनत से काम करें तो सक्सेस उसमें अपने आप आ जाएगी। आपको उसमें दूसरों की वो एक वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसमें अपनी पूरी मेहनत डालेंगे तो। बिल्कुल सही बात है, अपनी पूरी मेहनत डालना ज़रूरी है और मेहनत आपका जो जीवन संघर्ष है उसमें नज़र आती है। पेशे से आप डॉक्टर हैं, अभी भी आप ड्यूटी कर रहे हैं। जो ड्यूटी आवर्स और उसके बीच की जो
अपने आर्ट को बराबर समय देना, और वो कैसे मैनेज हो पाता है? वो हमारे जो आज हमने सवाल किया, कई लोगों के सवाल भी ये थे, आधे से ज़्यादा यही लोग पूछना चाहते हैं कि पेशे से डॉक्टर हैं, फिर इतना समय कैसे दे पाते हैं? बिल्कुल। इसमें एक्चुअली जैसे मेरा हमेशा मतलब एक शेड्यूल बना हुआ रहता है कि जैसे अगर मान लो मैं कोई आर्ट वर्क पे काम कर रही हूँ, तो मेरा उसमें फिक्स ड्यूरेशन रहता है कि इवनिंग के 4 घंटे मुझे उसमें देने ही हैं। अब कभी मान लो वो लेट हो जाता है तो मैं इवनिंग लेट आवर्स तक काम कर लेती हूँ। और बाकी अभी ये था कि ड्यूटी और पेंटिंग दो ही मैं मेन काम कर रही थी, तो वो बैलेंस करना इतना मुश्किल भी नहीं हो पा रहा था अगर हम उसमें अपना फिक्स रखें। प्लस लोगों को ये लगता है कि आप ड्यूटी से आके थक जाते हैं तो आप उसके बाद काम कैसे करते हैं, बट मेरे लिए था कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद नहीं है, मुझे और दूसरे मेरे एंटरटेनमेंट के सोर्स इतने नहीं हैं, तो मुझे आर्ट से रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं। तो या तो मैं कोई आर्ट इंटरव्यूज़ देखा करती हूँ या मैं कुछ खुद पेंट कर रही होती हूँ। तो जब मैं राम दरबार पे काम कर रही थी, इवन मुझे ये लगता है कि जब मैं पेंटिंग्स पे काम कर रही होती हूँ तब मुझे कम थकान लगती है, क्योंकि मेरा ध्यान जो है उसमें चला जाता है, और जो स्ट्रेस होता है जो ड्यूटी का या जो हम पूरे दिन की हमें थकान है, कोई चीज़ हमें परेशान कोई हो जाती है, तो वो भी उस चीज़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये एज एन आर्ट जो है या किसी की कोई जो दूसरी हॉबी रहती है वो उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकती है। इसी इसी मुद्दे पर हम आएंगे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी आए लोगों के कि वो कहते हैं कि क्या राम नाम लिखने से हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है, या कुछ लाइफ स्टाइल हमारी बदल सकती है, क्या जॉब मिल सकती है? ऐसे कई सवाल थे जो आज सुबह से हमारे पास, जब से हमने राजस्थान पत्रिका में न्यूज़ पब्लिश की और उस नंबरों पे आ रहे हैं, बड़ा ही गजब का रेस्पॉन्स है शिवानी जी की इस आर्ट फॉर्म का। तो उन्होंने ये भी सवाल पूछे, तो ये आप बताइए कि ये जो आर्ट को जिस तरह से हम अपने जीवन में उतारते हैं, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल। एक तो जैसे कई लोग मुझे पूछा करते हैं कि जैसे हम जैसे कि मान लो मैंने टाइपोग्राफी को एक अपने तरीके से एक अपना एक टच दिया कि मेरे को हिंदी टाइपोग्राफी करनी है और मैंने एक अपना पैटर्न डेवलप किया, तो कोई कहते हैं कि अगर हम इसको कॉपी करें तो क्या हम फेमस हो सकते हैं। तो उसमें ये रहता है कि आप ऑब्वियसली आप टाइपोग्राफी करो, बट आप उसमें जब खुद का प्रोसेस करोगे ना तो आपको एक अपना खुद का पैटर्न अलग निकल कर आएगा। तो अगर हम किसी को कॉपी करने की कोशिश करें शुरुआत में ही और हम सोचें कि हमें ना एक अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, पर हम उसमें खुद का एक पूरा एफर्ट नहीं डाल रहे क्योंकि वो हमारा पैटर्न नहीं है या हमने उस पर इतनी मेहनत नहीं की, तो हम खुद उसको इतना मन से पसंद नहीं कर पाते। सेकंड चीज़, जैसे आर्ट के अंदर कोई वो एक रूल्स लिमिटेशंस ऐसी नहीं होती है, मतलब कुछ भी जो आपने बनाया है और जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, आपने उस पर कोई भाई जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, उसका कोई एक जैसे लोगों को लगता है कि उसमें कोई थीम पैटर्न नहीं है, और एक डिटेल्ड पेंटिंग्स होती है जिसमें एक एक सेक्शन पे पूरी डिटेल्स होती हैं। दोनों ही आर्ट है, दोनों की वैल्यू है। और आर्ट के अंदर ये रहता है कि अगर जैसे जो फेमस आर्टिस्ट हम लोग बोलते हैं उनका एक सिग्नेचर मार्क होता है कि वो लोग एक फिक्स पैटर्न पे काम करते हैं जो उन्होंने खुद इतने सालों की मेहनत के बाद डेवलप किया होता है। तो अगर हम आर्ट को भी एज करियर बनाना चाहें, बशर्ते जैसे कि मेरा कोई आर्ट के अंदर कोई डिग्री नहीं है, पर टाइपोग्राफी एक अच्छा पैटर्न ऑफ आर्ट मैंने डेवलप किया और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ, तो मान लो कि जैसे कुछ अगर करियर ओरिएंटेड आर्टिस्ट हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि हमें पहला ही हम कुछ बनाए और वो बहुत महंगा बिके या हम सीधा उसमें प्राइसिंग पे जा सकें। बिल्कुल ठीक बात है। क्या होता है कि कई बार हम मेहनत कर लेते हैं और लेकिन कई बार मेहनत उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाती। आपकी मेहनत के लिए आप सबसे बड़ा रोल आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है आज के दौर में, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म दे देता है एक आर्ट को। लेकिन कई लोग उस आर्ट फॉर्म तक नहीं पहुंच पाते, उस प्लेटफॉर्म तक ही नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में क्या हमारी जिम्मेदारी, समाज संगठन हो, कुछ संगठन मिलकर करें या सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, क्या जिम्मेदारी है कि कोई भी तरह का आर्टिस्ट, जरूर नहीं कि वो पेंटिंग कर रहा हो, किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म में जा रहा हो, तो क्या एक लाइन फॉलो करे जिससे कि वो थोड़ा सा अपने आर्ट को रिफाइन कर सके, करियर बना सके? उस पर थोड़ा सा बिल्कुल। उसमें एक तो जो चीज़ मैं बहुत बड़ा मानती हूँ, जैसे सोशल मीडिया को यूज़ करने के दो तरीके रहते हैं। एक तो हम एंटरटेनमेंट बेस पे या जो हम यूज़ करते हैं, बशर्ते हमें वो भी करना चाहिए, बट उसका ड्यूरेशन थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसे मान लो अपनी आर्ट रिलेटेड चीज़ें जो मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ उसके लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद जैसे कि अभी भी मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाई एज एन आर्टिस्ट, बट पत्रिका ने अभी आज की न्यूज़ के बाद जो है मेरा इंस्टाग्राम पूरा डीएम से भरा हुआ है, क्योंकि पत्रिका ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों तक पहुंच पाई, लोगों ने मेरे बारे में जाना, वो मुझे बता रहे हैं कि हमने पत्रिका में आपका न्यूज़ देखा और उसके बाद वो करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको आर्ट में भी इंटरेस्ट है उन्होंने किया।
सेकंड, सोशल सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, पर जैसे हम कोई देखते हैं कि हम किसी को कुछ अच्छा काम करता देखते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको आगे शेयर करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग उसे अपने तक रख के देखा और बस वहीं रख दिया। लेकिन हमें लगता है कि यार अगले ने अगर मेहनत की है तो उसे शेयर करना चाहिए। जैसे मैंने पर्सनली वो चीज़ फील की कि जब हनुमान जी वाली पेंटिंग जो थी वो विद इन 24 आवर्स जो है ऑल ओवर इंडिया तक पहुंची थी, गुजरात और मतलब इवन जो है साउथ इंडिया से जिनकी लैंग्वेज भी मुझे नहीं समझ आती, मुझे उन लोगों के भी डीएम्स आ रहे थे कि उन्होंने भी वो चीज़ देखी। तो वो ऑब्वियसली पब्लिक सपोर्ट पे ही पूरा था कि भाई मेरी अप्रोच उतनी नहीं थी कि मैं हर तक वो पहुंचा सकूं, तो लोगों ने वो चीज़ पहुंचाई। तो अगर हम किसी और को भी अच्छी मेहनत करता देखें किसी भी फील्ड में जैसे हो, तो हमारा इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी हेल्प करें, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। हमने सुना है कि 3 पेंटिंग्स जो हैं वो काफ़ी टाइपोग्राफी की अब तक आपने सफल बना ली और काफ़ी अच्छी करी। तो उसके बारे में एक एक करके बताएं। पहली तो हम आपसे सुन चुके हैं राम मंदिर की, जो 2 और हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताएं। बिल्कुल, जब मैंने राम मंदिर की पेंटिंग बनाई थी तो वो एक मतलब ऐसे कह सकते हैं बिल्डिंग पोर्ट्रेट था। तो वो बनाना शुरुआती सीखने में लिए एक डिफरेंट था, बट उसके बाद मैं उसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्ड बनाना चाहती थी, एज इन फेस पोर्ट्रेट बनाना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने हनुमान जी का फ़ोटो चुना कि भाई अगर हम राम वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो जो है राम जी के भक्त का बनाते हैं अपन। तो उसके लिए तो उसमें मैंने 2 चीज़ रखी कि एक तो मुझे जैसे जो अपन बिल्डिंग पोर्ट्रेट से अपन टर्न आउट कर रहे हैं एक ह्यूमन पोर्ट्रेट पे, तो उसके लिए फेस की सॉफ्टनेस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिल्डिंग में स्टोन्स में हर चीज़ में हार्डनेस रहेगी और यहाँ फेस पोर्ट्रेट आएगा, कपड़े आएंगे तो एक सॉफ्टनेस ऐड हो जाएगी। प्लस उसको और ज़्यादा अगर मुझे फेस उभरा हुआ दिखाना है या कपड़े उभरे हुए दिखाने हैं तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा लेयर्स में काम करना पड़ेगा, पर वो लेयर्स इतनी नीट होनी चाहिए कि दूर से भी देखने में वो लगे कि हाँ वो कपड़ा कपड़े वाली फील देना चाहिए। प्लस फेस या इवन जो आईज और आईब्रोज तक की जो डिटेल थी वो भी मुझे वर्ड से ही बनानी थी। तो वो एक मेरा चैलेंज था। तो उसके लिए जैसे मैंने शुरू के लिए बालाजी का जो पोर्ट्रेट बनाया था उसमें लगभग जैसे 61,100 बार राम शब्द को लिखा गया था और लगभग 55 घंटे में वो फोटो बनाई थी, और जो अभी तक की सबसे ज़्यादा वायरल पेंटिंग्स में से है वो। और उसी का एक प्रिंट जो है जोधपुर के पाल बालाजी मंदिर के अंदर भी हमने डिस्प्ले के लिए रखा कि वहाँ के लिए भी मैं देना चाहती थी। और उसके बाद ये था कि जब बालाजी वाला पोर्ट्रेट अच्छा गया और मुझे काफ़ी सीखने को मिला उसमें, तो मैं उसको और ज़्यादा एक 3D सेक्शन पे एक डिटेल पोर्ट्रेट पे ले जाने के लिए मैंने राम दरबार का कॉन्सेप्ट चुना। तो उसमें ये हो गया था कि हमारे पास 4 पोर्ट्रेट्स ऐड हो गए थे और पीछे का जो है बैकग्राउंड और उसमें भी मैं काफ़ी जैसे काम करना चाहती थी। तो उसमें ये रखा गया था कि जैसे जो पर्दे हैं या पीछे की जो दीवारें हैं उनको मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँ कि जो भी राम दरबार का जो सीन है वो आगे की तरफ उभरा हुआ दिखे, और जो नीचे का जो कारपेट है, जो नीचे का सेक्शन जो हम कह सकते हैं एक डेप्थ लिए हुए हैं, वो दबा हुआ दिखना चाहिए। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये हुआ कि फेस का साइज जो है वो 1/10 हो गया, तो पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। लेकिन फिर से वही कि कपड़ों की सॉफ्टनेस है वो सॉफ्टनेस मेंटेन करनी। तो थोड़ा सा ये था कि जब मैंने 2 पोर्ट्रेट्स बनाए थे तो मुझे थोड़ा एक्सपोजर हो गया कि मैं कितना उसको नीट लिख सकती हूँ। तो वो सफाई मेंटेन रहती है। तो उसमें 1,11,000 शब्द से लगभग 100 घंटों के अंदर 120 घंटे के टोटल ड्यूरेशन पे, तो उसमें हमने राम दरबार का पोर्ट्रेट बनाया था। बड़े ही एकाग्रता और कंसिस्टेंसी चाहिए इस तरह के काम के लिए, क्योंकि आप और हम यदि 1-2 घंटे बैठेंगे तो शायद 1-2 दिन में थक भी जाएं, लेकिन आपने 120 घंटे लगातार नहीं, कई दिनों तक आपने समय दिया और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपके खाते में 2 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ एक भी मुश्किल से मिल पाता है लोगों को, आपने 2 ले लिए हैं। तो जो दूसरे वाला है उसके बारे में थोड़ा बताएं। पेंटिंग का पॉइंट हमने देख लिया, दूसरा पॉइंट आपका ये था कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट, बहुत ही आजकल यूनिक चीज़ चल रही है, तो उस पर काम किया है और कब कर लिया था ये काम आपने, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। ये एक्चुअली ये था कि मतलब जब प्लास्टिक वेस्ट जैसे मतलब अवेयरनेस कैंपेन के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था, बट हुआ ये था कि जब हम स्ट्रीट डॉग्स को फीड करा रहे थे तो उनका जो एरिया होता था, जो जहाँ हमारे छोटे पपीज़ थे, वहाँ हमेशा प्लास्टिक आसपास हमें दिखता था और हम सफाई करते हैं और फिर हमें नेक्स्ट 2 दिन में वापस प्लास्टिक मिलता है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हम जो चीज़ें बाहर फेंक रहे हैं वही तो प्लास्टिक है, वो हमारे घर का ही प्लास्टिक है। तो उसके लिए था कि चलो मेरे घर का, और फिर मुझे लगा कि चलो अपन उसको नोटिस में कैसे लेके आए, तो इनका अपन इस प्लास्टिक को ही एज कैनवास यूज़ करते हैं ताकि ये लोगों का ध्यान जाए इसके ऊपर। तो मुझे लगभग 2 दिन में मैंने वो चीज़ें सारी सेलेक्ट कर ली थी कि मुझे इन चीज़ों पे बनाना है, और फिर मुझे क्लिक किया कि मेरे घर से अगर इतना प्लास्टिक मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ तो अगर हम एक कॉलोनी का या अपन सिटी का सोचें तो वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट रखता है। तो वो चीज़ मुझे लगी कि हाँ ये चीज़ लोगों तक अपील कर सकती है और इस पर काम करना चाहिए। तो मैंने जैसे दूध की थैलियाँ होती है पैकेज वाली,
उनको, या कैंडी कवर्स हैं, बच्चे कैंडीज खाते हैं, हम रैपर फेंक देते हैं आजकल। जैसे जो डिस्पोजल स्पून है, डिस्पोजल जो भी आइटम रहता है, मेडिसिन कवर्स हैं, उनमें भी प्लास्टिक का हिस्सा है, वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। उसके अलावा शैम्पू के पाउचेज और इन सबको यूज़ किया, ऑल आउट की वायल्स, स्ट्रॉज। तो इन सब से मैंने 7 दिनों के अंदर 101 पेंटिंग्स बनाई थी। और उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने रखा था कि चलो ठीक है, अपन आर्ट तो बना रहे हैं, बट इसमें एक चैलेंज डालते हैं कि मैंने एक सिंगल ब्रश ही यूज़ करना है। तो उसमें एक्राइलिक जो पेंटिंग अपन यूज़ करते हैं प्लास्टिक पे, तो अपन कोई भी ऐसा मार्किंग नहीं कर सकते बेसिक ड्रॉ के लिए। तो मुझे जो भी पेंट करना था, मुझे डायरेक्टली पेंट करना था। तो मैंने 7 वंडर्स से स्टार्ट किया था। तो वो बड़ी पेंटिंग्स थी, धीरे करते करते मुझे थोड़ा एक्सपोजर हुआ, और मैंने फिर जो है स्पून के अंदर जो डिस्पोजल स्पून्स हैं उनमें भी डिटेल्ड पेंटिंग बनाई थी। और फिर वो मैंने सारा डॉक्यूमेंट करके रखा था और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजा था, तो वो वहाँ से अप्रूव हो गया था। एक चीज़ और है कि आर्ट का जो पेंटिंग का फॉर्म है, आप आर्ट मॉडर्न आर्ट भी है, लेकिन आपका फोकस हमेशा रहता है कि ट्रेडिशनल आर्ट पे है, उसको थोड़ा बहुत फेमस करें। जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं या जो आने वाली जनरेशन है, वो जो है हमारा ट्रेडिशनल आर्ट को जाने, हमारी जो परंपराएं थी या जो हमारे महापुरुष हुए हैं पहले, तेजा जी हुए, बाबू जी हुए, जो भी जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हैं, तो ये कैसे चुना आपने ट्रेडिशनल आर्ट को ही? जैसे मेरा ये था कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तब तक का मेरा इतना सोचा हुआ नहीं था कि मैं आर्ट के फील्ड में कुछ करूँगी भी। बट उसी समय ये था कि मेरे गुरुजी थे, मतलब जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती थी और उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं पेंटिंग, क्योंकि उन्होंने मुझे, जब मैं छोटी थी 4th-5th क्लास में, तब उन्होंने मुझे काम करते देखा और वो बोलते थे कि तुम अच्छा कर सकती हो। फिर उस टाइम इतना पढ़ाई का था और मैं कर नहीं पाई, लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे हमेशा ये चीज़ थी कि अगर उनकी ब्लेसिंग्स है मुझ पे, तो मुझे एक कुछ अच्छे कॉज पे इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये था कि मैं अगर आर्ट में कुछ करूँ भी, तो मैं ऐसा कुछ करूँ जो मैं मतलब लोगों को उस चीज़ से कनेक्ट कर सकूँ, या कोई किसी के कुछ काम आ सके कोई चीज़। तो जैसे प्लास्टिक वेस्ट का कैंपेन हो, चाहे जैसे तेजा जी की फड़ पेंटिंग थी, तो हमेशा मैंने अपनी साइड से ये ट्राई किया कि मैं कुछ ऐसा ऐड ऑन कर सकूँ जो पहले नहीं था, या जो जिस पे लोगों का ध्यान नहीं था। जैसे हमारी लोक देवताओं की कथाएं जो होती हैं, उन पे अभी के नए बच्चे इतने याद नहीं रख पाते। इवन मैं खुद का बताऊंगी, मैंने भी पूरी जो स्टोरी है, जब मैं उस पर काम कर रही थी तब मैंने वो पूरा, मतलब मुझे खुद को पता चला। तो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। तो आर्ट एक इजी, अच्छा एक जरिया बनता है जिसमें, मतलब जैसे मान लो कि अभी डिटेल मुझे बुक पढ़ने को देंगे, मुझे टाइम लगेगा, बट अगर कुछ पिक्चर वाइज है तो उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है। तो आर्ट मेरे लिए एक बहुत वो बढ़िया एक ऑप्शन था कि मैं उसमें, मतलब कि लोगों को एक झलक में भी कुछ एक छाप तो मैं उनको छोड़ सकती हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक सोच जो है उन्होंने बहुत पहले इस नज़रिए से सोचा कि हमारे ट्रेडिशन को बढ़ावा दें। लेकिन अब यूथ जो है आपकी तरफ बहुत उम्मीदों से देखता है, क्योंकि आप उनकी आइकॉन हैं, आर्ट में उनके आइकॉन बन चुके हैं। तो एक संदेश, एक मैसेज यूथ के लिए, ऐसी चुनौतियों को आप फोकस करें कि हर फील्ड में चुनौतियाँ होती हैं, चाहे आप पेशे से डॉक्टर हैं, चाहे हम जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप एक आर्टिस्ट के रूप में हैं, तो वो चुनौतियाँ हम कैसे दूर कर सकते हैं, और यूथ के लिए एक मैसेज क्या हो सकता है, क्या वो अपना एम फोकस करें, ये थोड़ा। एक तो जैसे सब लोगों को जो सोशल मीडिया का एक वो रहता है कि ना, मतलब लाइक्स और उनको लेके बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस रहते हैं यूथ। तो उनको जैसे अगर वो कुछ नया पेंटिंग भी डालते हैं, वो कोशिश करते हैं इस पर लाइक कितने आ रहे हैं, इस पर कमेंट कितने आ रहे हैं। जबकि मेरी तरफ से उनको ये रहना है कि अब जैसे मान लो कि शुरू में कोई नया आर्टिस्ट है, तो ऑब्वियसली उनको बहुत सारे लोग नहीं जान पाएंगे। तो उनका ध्यान ये होना चाहिए कि कल मैंने जो बनाया था, और अगर आज मैंने कुछ बनाया, तो मैंने उसमें इम्प्रूव क्या चीज़ की है, या मैंने उसमें क्या चीज़ नया सीखा है। न कि मतलब पिछले वाले में इतने लाइक्स आए, इस वाले में इतने लाइक्स आ गए, है ना। और सेकंड चीज़, जैसे कई बार ये रहता है कि सोशल मीडिया पे हमें लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम कैसे दिखाएंगे उसको। तो अगर आप उसमें कुछ अपना यूनिक टच डाल रहे हो, आप उसमें इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप, क्योंकि डेली मेहनत करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आप शुरू के 5 दिन जोश से बहुत काम करोगे, लेकिन छठे दिन आपको लगेगा यार 5 दिन का कोई रिजल्ट नहीं आया, छोड़ देते हैं इसको। तो वो छठा दिन ही कई बार बहुत चेंज मेकर हो जाता है कि अगर आप छठे दिन लगे हुए, क्या पता कितने लोगों ने वो चीज़ छोड़ी थी और आप उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यही चीज हम आपको पहले ही सवाल से जानना चाह रहे थे कि कंटिन्यूटी कैसे रखी जाती है, क्योंकि बार बार ये सवाल आता है कि कंटिन्यूटी कैसे होगी, 2 दिन कोई कर लेगा, 5 दिन कर लेगा, 1 हफ्ता कर लेगा, लेकिन जब अगर आपको लगातार सफलता नहीं मिलती है तब कंटिन्यूटी करना ये एक चैलेंज होता है। उसमें एक तो मतलब सेल्फ मोटिवेशन सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली ज़रूरी है कि आप उसमें कितना, मतलब जैसे अगर आप बहुत अच्छा कुछ पाना चाहते हो, तो आपको उसमें पहले अपनी पूरी मेहनत देनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं थोड़ा करूँ मुझे बहुत मिल जाए,
लक बिल्कुल काम करता है, बट उसके लिए लक के लिए पहले आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आप बोलोगे किस्मत पे ही पूरा डिपेंडेंट नहीं जा सकते। तो अगर आप शुरू में अगर आपने पूरा मेहनत की है तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी मान लो कि मैंने पिछले 2 सालों में टाइपोग्राफी पे जितना काम किया उसका रिजल्ट अब मुझे मिल रहा है कि अब मान लो कि लोगों को इजीली मुझे बताने में है कि मैंने इतने साल, अब वो एकदम से तो मैंने नहीं किया, मैंने इस पर पहले काम भी किया था। सेकंड जैसे ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया पर कई आर्टिस्ट जो स्पेशली जैसे यंग आर्टिस्ट जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि हम आर्ट को ही एज करियर रखें। तो कई बार होता है कि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको एक टाइम मैनेज रखना पड़ेगा कि मान लो कि आप पढ़ाई के आर्ट्स के बाद कितना आर्ट्स निकालते हो, वो आपके लिए एक ना, मैं मानती हूँ कि ट्रॉफी वाली चीज़ है जो मैं करती हूँ बेसिकली। और मोटिवेशन हो जाता है, जैसे मुझे मदर बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मान लो कि कई बार जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं है, तो अगर मुझे कोई नए आइडियाज़ भी होते हैं, मेरे को मतलब मेरी मम्मी मुझे बोलते हैं मुझे डेली आइडियाज़ आते हैं, तो मैं उनको हर घंटे ऐसे कि मम्मी ऐसा कुछ आया, मैं उनको ऐसा बताया करती हूँ। आइडिया बैंक है मतलब। बिल्कुल उसमें और एक ये भी चीज़ रहती है कि हमारे हर आइडिया ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट हम उस पर डेफिनेटली, जैसे अगर मान लो मैंने 10 चीज़ों पे ट्राई करूँगी तो एक चीज़ बेस्ट बन के आएगी, ये चीज़ रहती है। तो हमको ऐसा नहीं कि हम एक ट्राई करें और हमें लगे कि बस वही डन हो जाना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। अगर हम मान लो 10 बार ट्राई करते हैं तो उसमें एक तो शॉर्ट जाएगा ही जाएगा उसका। बिल्कुल। बात अपन ने थोड़ी देर पहले की, सोशल मीडिया पे कई सारे के कंटेंट आते हैं, कुछ फेक कंटेंट भी आते हैं। एज ए जर्नलिस्ट राजस्थान पत्रिका जो है वो भी इसी फॉर्मेट पे काम कर रहा है कि फेक न्यूज़ को कम से कम करें, और जो विश्वसनीयता है वही हमारी यूएसपी वही है कि पत्रिका विश्वसनीयता पे चल रही है। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे आप कि फेक न्यूज़ को डिफाइन करना और ये कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल मीडिया को आप नकार तो नहीं सकते कि आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अपने को रिफाइन करना जरूरी है कई चीज़ें। उसमें सबसे पहले तो ये रहता है कि हम किन सोर्सेज पर डिपेंडेंट रह रहे हैं हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि अभी आजकल का क्या रहता है कि हम हर आधे घंटे में एक बार तो सोशल मीडिया पर लॉगिन करते ही करते हैं देखने के लिए, और फिर जो ट्रेंडिंग पेज होता है उस पर यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम कह सकते हैं कि नॉन ऑथेंटिक जो पेजेस हैं, जो रैंडम मान लो किसी ने बनाए हैं, उन्हें कोई भी स्क्रीनशॉट कहीं से आगे से आया मिलता है, वो बिना चेक किए उसे डाल देते हैं। तो उस पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वो एक उसकी ऑथेंटिक यूएसपी हम ले सकते हैं, पत्रिका पे आप भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये हो जाता है कि अगर हम जैसे कि मान लो कि हम लिमिटेड सोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि मान लो अगर हम पत्रिका को फॉलो कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा न्यूज़ेस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें मान लो कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हर जगह से हर घंटे अपडेट न्यूज़ आती रहती है, तो हमें एक साथ बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं कि हम हर जगह से न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक सोर्स पे या एक ऑथेंटिक सोर्स पे भी अगर फॉलो करते हैं तो वो ही हमारे लिए सफिशिएंट एक इन्फॉर्मेशन का बैंक हो जाता है। बिल्कुल। शिवानी जी के साथ वैसे तो हम चाहें तो घंटों बात हो सकती है, क्योंकि आर्ट का कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन समय की भी अपनी पाबंदियां है। इन्हें भी हमें काम है, आप लोगों को भी है और हमें भी है दरअसल। तो शिवानी जी के साथ आपके जो भी सवाल हों, आप हमने इनको इनके फेसबुक पेज है उसके टैग किया है, उस पर डीएम कर सकते हैं, और जो हमारा पत्रिका जोधपुर का जो फेसबुक पेज है आप उस पर भी डीएम कर सकते हैं। हम आपके जो कुछ अच्छे सवाल होंगे इनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर उन्हें भविष्य में टाइम मिला तो फिर से इनके साथ लाइव आएंगे। अभी के लिए इतना ही। मेरे साथी जेके भाटी के साथ मैं अविनाश केवड़िया।